नमस्कार। अच्छा सोचिए, 1 अरब से भी ज्यादा लोगों की कहानी और उसे सिर्फ कुछ ही मिनटों में समेटना हो, ये तो तूफान लाने जैसा है। तो चलिए आज इसी तूफानी सफर पर निकलते हैं। तो सवाल ये है कि इतने बड़े और इतने विविध देश की असली पहचान आखिर बनती कैसे है? जवाब सीधा नहीं है, इसकी कई परतें हैं। जैसे कि इसकी सबसे पहली परत है हजारों साल पुरानी बुद्धिमत्ता, जो आज भी रास्ता दिखाती है। फिर आते हैं आज के दौर के नियम, वो संवैधानिक अधिकार जो हर नागरिक को बराबर की ताकत देते हैं। और हाँ, सितारों तक पहुंचने की वो कभी न खत्म होने वाली चाहत। चलिए अब इन सब में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं उन नियमों की जो आज के भारत की बुनियाद है। देखिए, भारत का संविधान धार्मिक स्वतंत्रता को बहुत ही गहराई से देखता है। मतलब ये सिर्फ किसी भी धर्म को मानने की आज़ादी नहीं है, जैसा कि आर्टिकल 25 कहता है, बल्कि आर्टिकल 26 ये भी पक्का करता है कि धार्मिक समूह अपने मामले खुद संभाल सकें। और मजे की बात यह है कि सरकार किसी एक धर्म को बढ़ावा देने के लिए हमारे टैक्स का पैसा इस्तेमाल नहीं कर सकती, और सरकारी स्कूलों में किसी को धार्मिक शिक्षा के लिए मजबूर भी नहीं किया जा सकता। ये एक तरह का पूरा सुरक्षा कवच है। और ये है सबसे जरूरी हिस्सा, आर्टिकल 32। इसे हर नागरिक की एक सुपर पावर कह सकते हैं। अगर किसी के मौलिक अधिकारों को कोई छीनने की कोशिश करता है तो वो सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। तभी तो डॉक्टर अंबेडकर ने इसे संविधान की आत्मा और दिल कहा था। लेकिन आज के भारत की नींव सिर्फ आधुनिक कानूनों पर नहीं टिकी है। चलिए समय में थोड़ा पीछे चलते हैं और उन प्राचीन साम्राज्यों को देखते हैं जिन्होंने इस भूमि की कहानी को गढ़ा है। भारत का प्राचीन इतिहास राजवंशों की एक शानदार कहानी है। 5वीं शताब्दी में गुप्त वंश के कुमारगुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की। सोचिए, उस जमाने का ऑक्सफोर्ड जो दुनिया भर के विद्वानों को खींचता था। फिर 7वीं शताब्दी में उत्तर भारत में हर्षवर्धन का राज आया, और उधर दक्षिण में संगम काल के दौरान चेर, चोल और पांडे जैसे राजवंश एक खुशहाल संस्कृति का निर्माण कर रहे थे। और हाँ, संगम काल सिर्फ राजाओं का नहीं बल्कि कवियों का भी था। उस दौर की कुछ महान रचनाएं हैं शिलप्पदिकारम, जिसे तमिल इलियड भी कहते हैं, फिर मणिमेखलई और तिरुक्कुरल। ये सिर्फ किताबें नहीं हैं, ये आज भी तमिल संस्कृति का एक बहुत अहम हिस्सा हैं। तो चलिए अब इतिहास से निकलकर आज के जमीन और देश को चलाने वाले इकोनॉमिक इंजन पर फोकस करते हैं। जैसे गाड़ी को चलाने के लिए एक मजबूत इंजन चाहिए होता है, वैसे ही देश की अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए भी एक इंजन होता है। भारत के लिए वो इंजन है ये 8 प्रमुख उद्योग, रिफाइनरी से लेकर बिजली और स्टील तक। जब ये क्षेत्र अच्छा करते हैं तो पूरा देश आगे बढ़ता है। अब अर्थव्यवस्था सिर्फ देश के अंदर ही तो नहीं चलती, दुनिया भर में व्यापार के लिए ये 2 नहरें बहुत जरूरी हैं। एक है पनामा नहर जो अमेरिका को जोड़ती है, और दूसरी है स्वेज नहर जो भारत जैसे एशियाई देशों के लिए यूरोप का समुद्री रास्ता एकदम छोटा कर देती है। समझिए, ये दुनिया के ट्रेड सुपर हाईवे हैं। और अर्थव्यवस्था की बात जमीन के बिना अधूरी है। हमारे पैरों के नीचे जो मिट्टी है, पता है, उसकी भी अपनी एक साइंस है, उसे पेडोलॉजी कहते हैं। ये सिर्फ धूल मिट्टी नहीं है, भारत में 8 अलग अलग तरह की मिट्टी पाई जाती है, और यही विविधता यहाँ की खेती को इतना खास बनाती है। अच्छा, तो अर्थव्यवस्था और जमीन से आगे बढ़कर अब बात करते हैं उन कुछ खास उपलब्धियां की जिन्होंने दुनिया के नक्शे पर भारत को एक अलग पहचान दी है। ये एक ऐतिहासिक साल था, 1928। इसी साल भारत की हॉकी टीम ने न सिर्फ ओलंपिक में कदम रखा बल्कि सीधा गोल्ड मेडल जीतकर दुनिया को चौंका दिया। यहीं से खेल में उस सुनहरे दौर की शुरुआत हुई जिसमें मेजर ध्यानचंद जैसे दिग्गज शामिल थे। और खेल के मैदान से लेकर सीधा अंतरिक्ष तक, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो ने भी क्या खूब छलांग लगाई है। 1975 में अपने पहले सैटेलाइट आर्यभट्ट से लेकर अब इंसानों को अंतरिक्ष में भेजने की गगनयान मिशन और सूरज का अध्ययन करने वाले आदित्य L1 तक, भारत की नज़र हमेशा सितारों पर रही है। और हमारी उपलब्धियों की ये झलक दुनिया की सबसे शानदार इमारतों में से एक ताजमहल के बिना तो पूरी हो ही नहीं सकती। ये सिर्फ शाहजहां का अपनी पत्नी के लिए प्यार नहीं है, बल्कि उस्ताद अहमद लाहौरी जैसे कारीगरों की बेमिसाल प्रतिभा का भी सबूत है।
तो संविधान की मजबूत नींव से लेकर प्राचीन साहित्य की गहराई तक और हॉकी के सुनहरे दिनों से लेकर अंतरिक्ष में ऊंची उड़ान तक, भारत की कहानी कई अलग-अलग धागों से बुनी गई है। अब सवाल ये है कि इस कहानी का अगला अध्याय क्या होगा? ये सोचने के लिए एक दिलचस्प सवाल है। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।